हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे फर्टिलाइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पॉलिनेशन, मतलब किस तरह से मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक आता है, तो हमने ये देख लिया। तो अब जब मेल और फीमेल गैमेट पास आ गए तो अब फर्टिलाइजेशन होगा और फिर अल्टीमेटली फ्रूट बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या इवेंट्स होते हैं, वो सारे हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे और फर्टिलाइजेशन तक कंप्लीट करेंगे। तो चलो देखते हैं फर्टिलाइजेशन, इसकी डेफिनेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो उस इवेंट को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब इवेंट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, अब डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन तो नहीं होता प्लांट्स में। पहले होगा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, उसके बाद पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, फिर तब मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा एम्ब्रियो सैक में। तो ये सारे इवेंट्स किस तरह से होते हैं, ये सारे हमें पहले देखने पड़ेंगे। तो चलो देखेंगे। इवेंट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। सबसे पहला है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। फर्टिलाइजेशन इज द एसेंशियल प्रोसेस फॉर सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन एक इसेंशियल प्रोसेस होता है सीड और फ्रूट डेवलपमेंट के लिए। द इवेंट्स लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन आर इनिशिएटेड एट द स्टिग्मा। तो जो इवेंट्स जो कि आगे फर्टिलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, वो स्टार्ट कहाँ पे होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं स्टिग्मा पे। स्टिग्मा जो कि किसका पार्ट है, फीमेल ऑर्गन्स का, गाइनोशियम का पार्ट है स्टिग्मा। Immediately after the pollen grain reaches the stigma, a chain of crucial events starts. जैसे ही pollen grain स्टिग्मा तक पहुंचता है तो एक क्रूशियल इवेंट्स की चेन स्टार्ट हो जाती है, मतलब एक के बाद एक क्रूशियल इवेंट्स होते रहते हैं, तब अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें भी फर्स्ट स्टेप क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ pollen grain। तो इसमें भी जो फर्स्ट स्टेप है वो है रिकॉग्निशन, मतलब पहचानना, और फिर एक्सेप्टेंस, फिर एक्सेप्ट करना या फिर रिजेक्ट करना। अगर एक्सेप्ट करना होगा तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना होगा तो रिजेक्ट पॉलन ग्रेन को। तो इस स्टेप का, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, रिकॉग्निशन मतलब रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि ये पॉलन ग्रेन उसी स्पीसीज का है जिसका स्टिग्मा है, और फिर एक्सेप्ट करना, अगर हाँ है तो फिर एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा और अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन होगा। अगर पॉलन ग्रेन उस स्पीसीज का नहीं है जिसकी स्टिग्मा है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब रिजेक्शन होगा। इफ़ द पॉलन ग्रेन इज कंपैटिबल, it germinates and pollen tube grows through the style and eventually reaches the embryo sac where the male gametes are discharged। अगर pollen grain है वो compatible है, मतलब वो सेम स्पीसीज का है जिसकी स्टिग्मा है और फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम है, फर्टिलाइजेशन कर सकता है, तो वो जर्मिनेट कर जाएगा और पॉलन ट्यूब ग्रो करती है स्टाइल के थ्रू, जो लॉन्ग स्टाइल होती है उसके थ्रू, और अल्टीमेटली रीच करती है, कहाँ पे पहुँचती है, एम्ब्रियो सैक तक, जहाँ पे मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और फिर वो फर्टिलाइजेशन करेंगे। इफ़ द पॉलन इज इनकम्पैटिबल, फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड बाय इनहिबिटिंग जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन और ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। अगर पॉलन इनकम्पैटिबल है, मतलब उस स्पीसीज का नहीं है और फर्टिलाइजेशन करने में सक्षम नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन रोक दिया जाएगा। किस तरह से, पॉलन ग्रेन या पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी और जर्मिनेशन नहीं होगा, तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। इवेंट्स लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन किस तरह से होगा आगे वो देखेंगे। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज शेयर्ड फ्रॉम द एंथर, इट हैज टू सेल्स, ए जनरेटिव सेल एंड ए ट्यूब सेल। जब पॉलन ग्रेन शेड होता है, गिरता है किसी भी एंथर से, तो उसमें दो सेल्स होते हैं, कौन कौन से, जनरेटिव और वेजिटेटिव। ये हमने पढ़ा था जब हमने पॉलन का स्ट्रक्चर देखा था। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर प्लीज़ जाके देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, ये सारे आपको देखने पड़ेंगे फर्टिलाइजेशन के लेक्चर से पहले। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, और या फिर चैनल पे जाके प्लेलिस्ट अवेलेबल है उसमें देख लीजिए। तो अब चलो देखेंगे आगे। द जनरेटिव सेल इवेंचुअली फॉर्म्स टू मेल गैमेट्स। तो जो जनरेटिव सेल होता है वो दो मेल गैमेट्स बनाता है, उसमें डिवीजन हो जाता है और फिर वो दो मेल गैमेट्स बनाएगा। इन एंजियोस्पर्म्स द फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है, इट्स सिचुएटेड इन द ओव्यूल
एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द स्टिग्मा। तो एंजियोस्पर्म जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसमें, जिसको एम्ब्रियो सैक कहा जाता है, वो ओव्यूल उसमें होता है, ओव्यूल में होता है, वो ओव्यूल में प्रेजेंट होता है और वो स्टिग्मा से काफ़ी दूर प्रेजेंट होता है। देयरफॉर in order to transport male gametes into the female gametophyte, the pollen produces a pollen tube on stigma। तो इसी वजह से जो मेल गैमेट है उसको फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचाने के लिए जो पॉलन है वो पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं। मतलब किसी भी तरह से तो उनको पहुंचाना पड़ेगा, वो अपने आप तो जा नहीं सकते। मेल गैमेट या फीमेल गैमेट कोई भी मोटाइल नहीं होता इसमें, एंजियोस्पर्म में, तो उनको पॉलन ट्यूब की हेल्प से पहुंचाना पड़ेगा। तो उसी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी हम देखेंगे। पहले अभी स्टार्ट करते हैं, हम पहले एक इनिशिएशन देख लेते हैं। पहले द पॉलन ट्यूब विथ 2 मेल गैमेट्स ग्रोज डाउन थ्रू द स्टाइल एंड एंटर्स द ओव्यूल यूजुअली थ्रू द माइक्रोपाइल। जो पॉलन ट्यूब होती है जिसमें 2 मेल गैमेट्स होते हैं वो स्टाइल के थ्रू ग्रो करती है और ओव्यूल में एंटर कर जाती है माइक्रोपाइल के थ्रू। जो माइक्रोपाइल पार्ट होता है ओव्यूल का, वहाँ से वो एंटर करती है एम्ब्रियो सैक की तरफ। इट रिलीजेस 2 मेल गैमेट्स इनटू द एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में 2 मेल गैमेट्स रिलीज करती है। वन ऑफ द मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद द एग एंड फॉर्म्स द जाइगोट। उनमें से जो एक मेल गैमेट होता है वो एग के साथ फ्यूज करता है और एक जाइगोट बना देता है। दिस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन, और इसी फ्यूजन को, मेल और फीमेल गैमेट के इसी फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द 2 polar nuclei और secondary nucleus and forms a triple fusion nucleus called primary endosperm nucleus। अब जो सेकंड मेल गैमेट बचा, मतलब 2 गैमेट थे ना मेल गैमेट, तो जो सेकंड बचा वो फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उसमें एम्ब्रियो सैक में, या जिनको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहा जाता है, उनके साथ फ्यूज करके क्या बनाता है, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। और इस इवेंट को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मतलब दो न्यूक्लियस ऑलरेडी हैं उस सेकेंडरी न्यूक्लियस में, और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस आके फ्यूज कर जाएगा, तो 3 न्यूक्लियस हो गए, तो ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियस बोला जाता है, और बनाएगा एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है, जो एम्ब्रियो बनेगी, जो डेवलप करेगी एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। ये हम आगे देखेंगे, एंडोस्पर्म पूरा लेक्चर एक डेडिकेटेड देखेंगे। अब हमने ये तो पढ़ा था कि पॉलन ट्यूब बनेगी। अब वो पॉलन ट्यूब किस तरह से बनेगी, क्या क्या इवेंट्स होंगे उसको बनाने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, ये सब हम आगे देखेंगे। तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, उस पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को ही बोला जाता है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। वो जर्मिनेट करते हैं। वंस द पॉलन ग्रेन हैज़ लैंडेड ऑन द रिसेप्टिव स्टिग्मा, इट्स जर्मिनेशन स्टार्ट्स। जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाता है, जो रिसेप्टिव स्टिग्मा होती है, रिसीव करने वाली स्टिग्मा होती है, वहाँ पे पॉलन ग्रेन जैसे ही लैंड करता है उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज दैट इट शुड अधेयर टू द स्टिग्मेटिक सर्फेस। तो इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है इसके जर्मिनेशन के लिए, वो क्या है कि ये स्टिग्मेटिक जो सरफेस है, स्टिग्मा का जो सरफेस है, उससे अधेयर कर जाना चाहिए, चिपक जाना चाहिए अच्छे से। द स्टिग्मा shows a number of adaptations to achieve this, और इसको अचीव करने के लिए, इस स्टिग्मेटिक सरफेस से अटैच कराने के लिए स्टिग्मा में काफ़ी सारे अडेप्टेशंस भी होते हैं। इन प्लांट्स लाइक जिया मेज द स्टिग्मा सीक्रेट्स स्टिकी एंड ऑयली एक्जुडेट एंड पॉलन ग्रेन्स अधेयर टू द स्टिग्मेटिक फैक्टर्स। जैसे कुछ प्लांट्स में, अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं इसको अचीव करने के लिए। जैसे जिया मेज में, जो मक्का का प्लांट होता है, उसमें क्या होता है, स्टिग्मा एक स्टिकी और ऑयली सब्सटेंस सीक्रेट करती है, छोड़ती है, उससे पॉलन ग्रेन अधेयर हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और उसको बोला जाता है स्टिग्मेटिक फैक्टर। द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स डिपेंड्स अपॉन देयर लॉन्गेविटी, दैट इज द ड्यूरेशन फॉर विच दे आर वाएबल। जो जर्मिनेशन होता है पॉलन ग्रेन का, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी देर तक वाएबल रहते हैं, मतलब वो कितनी देर तक उनमें एबिलिटी है कि वो जर्मिनेट कर पाएँ। वाइबिलिटी पे डिपेंड करता है। लॉन्गेविटी मतलब उनका एक्टिविटी, वो कितनी देर तक एक्टिव रहेंगे, इस पे डिपेंड करता है उनका जर्मिनेशन। इट वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट स्पीसीज, ये डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, द पॉलन ग्रेन्स आर वाएबल 5 मिनट्स इन जिया मेज। जो मक्का का प्लांट होता है इसमें 5 मिनट के लिए पॉलन ग्रेन्स वाएबल रहते हैं, और 2 घंटे वाएबल रहते हैं बीटा वल्गैरिस में। बीटा वल्गैरिस जानते हो, चुकंदर को बोला जाता है बीटा वल्गैरिस।
Viable pollens usually germinate on the stigma irrespective of the position of the germ pore. जो viable pollens होते हैं वो usually किस पे germinate करते हैं, स्टिग्मा पे, और जर्म पोर की उनको इतनी पोजीशन का इफेक्ट नहीं पड़ता, वो स्टिग्मा पे pollen grain germinate कर जाते हैं. On the surface of receptive stigma, the pollen hydrates, that is absorbs water, swells and produces a pollen tube. तो जो सरफेस होता है रिसेप्टिव स्टिग्मा का, उस पर पोलन वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ पर जो सब्सटेंस होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और हाइड्रेट हो जाते हैं और स्वेल हो जाते हैं, मतलब उनका साइज बड़ा हो जाता है और एक पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं. हाइड्रेटेड पोलन शो एन यूजुअली हाई rRNA tRNA रेशियो, ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फास्ट ग्रोइंग सिस्टम. जो हाइड्रेटेड पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें rRNA और tRNA का रेशियो काफ़ी हाई होता है, और ये किसका कैरेक्टर है, जो फास्ट ग्रोइंग सिस्टम होगा उसमें ये प्रेजेंट होंगे ये कैरेक्टर. द स्टिग्मेटिक फ्रूट सीक्रेटेड ऑन द स्टिग्मा कंटेन्स लिपिड, रेजिन्स, सुगर एक्सेट्रा एंड दस प्रोवाइड्स अ सुइटेबल मीडियम फॉर जर्मिनेशन. जो स्टिग्मेटिक फ्लूइड होता है, जो स्टिग्मा सीक्रेट करती है, उसमें क्या क्या होता है, हाई लिपिड्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं, शुगर होते हैं, और इसी वजह से ये एक सुइटेबल मीडियम प्रोवाइड कराता है जर्मिनेशन के लिए. और इसमें क्या क्या है, इट हैज शोन द प्रेजेंस ऑफ मैनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सच एज एसिड एंड अल्कालाइन फॉस्फेटेजेस, राइबोन्यूक्लिएजेस, एस्ट्रेजेस एंड अमाइलेज इन द इंटाइन, प्रिंसिपली बिलो द एपर्चर ऑफ द पोलन ग्रेन. और इसमें काफ़ी एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे एसिड और अल्कालाइन फॉस्फेटेज, राइबोन्यूक्लिएज, एस्ट्रेज, अमाइलेज, ये सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं. These enzymes play a significant role in the process of pollen germination. और ये रोल प्ले करते हैं पॉलन के जर्मिनेशन में. अब हम डायग्राम के थ्रू देख लेंगे पॉलन जर्मिनेशन. ये है पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन. काफ़ी सारे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके लैंड करेंगे. ये स्टिग्मा है और नीचे है स्टाइल, ये स्टिग्मा एंड ये है लॉन्ग स्टाइल. इसका साइज वेरी करता है डिफरेंट स्पीसीज में, और मेज में सबसे लॉन्ग स्टाइल होती है, ये याद रखना. और ये पूरा पार्ट ओवरी. तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीन मेन पार्ट है. तो स्टिग्मा पर काफ़ी सारे पॉलन रहेंगे और वो जर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक ही पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर पाएगा और स्टाइल के थ्रू आके ओवरी तक पहुंचेगा. तो ओवरी में अगर आ गई ये पॉलन ट्यूब, अब यहाँ पे होगा क्या, ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो सैक. तो ये है ओव्यूल. ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, इसको बोला जाएगा ओव्यूल. और इसके अंदर जो छोटा स्ट्रक्चर है उसमें 8 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोला जाता है एम्ब्रियो सैक. उसमें भी एंटीपोडल पोलन न्यूक्लियाई सारे शो किए गए हैं. और ये पोलन ट्यूब हमेशा इस जो माइक्रोपाइल वाला पार्ट होता है ओव्यूल का, उधर से एंटर करके एम्ब्रियो सैक तक पहुँचेगा. तो ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, हमने देख लिया. एलएस ऑफ पिस्टिल शोइंग ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड्स एम्ब्रियो सैक. तो ये एम्ब्रियो सैक की तरफ जाते हुए पोलन ट्यूब दिखाई गई है. पिस्टिल का एलएस है ये. अब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, अब उसकी ग्रोथ भी होगी. अब हम उसकी ग्रोथ भी पढ़ेंगे. ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब डाउन थ्रू द स्टाइल डिपेंड्स अपॉन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टाइल. जो पोलन ट्यूब है उसकी ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, इंटरनल स्ट्रक्चर पे, स्टाइल के इंटरनल स्ट्रक्चर पे. द स्टाइल्स ऑफ सम फ्लावर्स लाइक लिलियम are hollow and mucilaginous secretions of the cell lining of the styler canal help in the passage of pollen tube through the style. कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे लिलियम, उनकी स्टाइल हॉलो होती है, उनमें कोई भी सेल्स बीच में प्रेजेंट नहीं होते हैं, हॉलो होगी. और उसमें म्यूसिलेजिनस सीक्रेशन प्रेजेंट होंगे, चिपचिपे पदार्थ सीक्रेट हो रहे होंगे, और उनकी वजह से जो स्टाइलर कनाल होगी वो हेल्प करेगी पॉलन ट्यूब को पास करने में, मतलब उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगी. मोस्टली द स्टाइल इज सॉलिड एंड हेंस पैसेज ऑफ ट्यूब इन्वॉल्व्स द सीक्रेशन ऑफ टिश्यू डिजॉल्विंग एंजाइम्स पैक्टिनेज बाय द ग्रोइंग टिप ऑफ ट्यूब. और मोस्टली केसेस में जो स्टाइल होती है वो सॉलिड होती है, और इसी वजह से जो ग्रोइंग पॉलन ट्यूब होती है उसको कुछ एंजाइम्स सीक्रेट करने पड़ते हैं, एंजाइम्स छोड़ने पड़ते हैं जो कि डिजॉल्व कर दें उसको, स्टाइल को, और वो पॉलन ट्यूब अच्छे से पास कर पाए. कॉन्ट्रेरी टू दिस द दतूरा पॉलन
ट्यूब ग्रोज इन थ्रू द इंटरसेल्युलर स्पेसेज इन द स्टाइल। और इसके अपोजिट, इसके विपरीत, जो धतूरा का पॉलन ट्यूब होता है वो इंटरसेल्युलर स्पेसेज जो प्रेजेंट होते हैं, सेल्स के बीच में स्पेस, स्टाइल के सेल्स के बीच में स्पेसेज होंगे, उनके थ्रू ग्रो कर जाती है। एज द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स इट्स एंटायर कंटेंट्स मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। जैसे ही पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, इसका पूरा कंटेंट होगा वो पॉलन ट्यूब में चला जाएगा। कंटेंट क्या होगा? एक जनरेटिव सेल होगा, वो डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बनाएगा, ये पूरा कंटेंट होगा, वैक्यूल वगैरह सारा पॉलन ट्यूब में आ जाएगा। द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इज प्राइमरीली रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स टिप वेयर मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म कंसंट्रेटेड। जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ है वो प्राइमरीली कहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होती है? टिप पे ज़्यादा ग्रोथ होती है, जहाँ पे इसका पूरा साइटोप्लाज्म कंसंट्रेटेड होता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पॉलन ट्यूब एंड पॉलन ग्रेन आर ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल्स। और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होता है पॉलन ट्यूब का और पॉलन ग्रेन का, वो वैक्यूल्स घेर के रखता है। द साइटोप्लाज्म इज रिस्ट्रिक्टेड टू द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब बाय कैलोज प्लग। जो साइटोप्लाज्म होता है पॉलन ट्यूब का, वो टिप पे रिस्ट्रिक्टेड रहता है, और किसकी हेल्प से? कैलोज प्लग की। ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है, इसका फंक्शन आ सकता है ऑब्जेक्टिव अगर है पेपर तो। कैलोज प्लग, ये याद रखना। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ देख ली, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन देखा था पहले, फिर ग्रोथ। अब हम पॉलन ट्यूब की एंट्री देखेंगे, ओब्यूल में किस तरह से होती है। एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द ओब्यूल। ऑन रीचिंग द ओवरी द पॉलन ट्यूब ग्रोज टुवर्ड्स वन ऑफ द ओब्यूल्स। जब ओवरी में पहुंच जाएगा तो पॉलन ट्यूब कहाँ पे जाएगा? ओब्यूल्स की तरफ जाएगा। इट में एंटर द ओब्यूल थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। ये ओब्यूल में एंटर कर सकता है, ये जो इनमें से 3 रूट्स हैं उनकी हेल्प से, किसी भी एक की हेल्प से, पोरोगैमी, चलाजोगैमी, मीजोगैमी। तो इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा? इसमें देखना पड़ेगा कि वो पॉलन ट्यूब किस तरह से, कहाँ से एंटर कर रही है, माइक्रोपाइल से, चलाजा से, या इंटेगुमेंट की हेल्प से। तो सबसे पहले देखेंगे पोरोगैमी। व्हेन द पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओब्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल इट इज नोन एज पोरोगैमी। जब माइक्रोपाइल से एंटर करे, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करे पॉलन ट्यूब ओब्यूल में, तो उसको बोला जाता है पोरोगैमी। दिस इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ द पॉलन ट्यूब एंट्री इनटू द ओब्यूल। ये सबसे कॉमन मेथड होता है पॉलन ट्यूब की एंट्री का ओब्यूल में। एंजियोस्पर्म में सबसे कॉमन क्या है? पोरोगैमी, माइक्रोपाइल, पोरोगैमी, इससे याद रखना। चलाजोगैमी, व्हेन द पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओब्यूल थ्रू द चलाजल एंड। चलाजल एंड, ऊपर वाले एंड से चलाजा की तरफ से अगर ग्रो करेगा पॉलन ट्यूब, एंटर करेगा उसमें ओब्यूल में, इसको बोला जाता है चलाजोगैमी। चलाजल एंड चलाजोगैमी। मीजोगैमी, व्हेन द पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओब्यूल थ्रू द इंटेग्यूमेंट्स। जब इंटेग्यूमेंट से एंटर करेगा ओब्यूल में पॉलन ट्यूब, तो उस कंडीशन को बोला जाता है मीजोगैमी। इंटेग्यूमेंट, मीजोगैमी, चलाजल एंड चलाजोगैमी, माइक्रोपाइल, पोरोगैमी। ये हम डायग्राम की हेल्प से देख लेंगे। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओब्यूल, पोरोगैमी। ये नीचे है माइक्रोपाइल, इसकी हेल्प से जब यहाँ से इस डायरेक्शन से ग्रो कर रही है पॉलन ट्यूब, एंटर कर रही है ओब्यूल में, तो इसको बोला जाता है पोरोगैमी। देन चलाजा से चलाजोगैमी, एंड देन इंटेग्यूमेंट से, ये इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ये और ये, इनकी हेल्प से, तो इसको बोला जाता है मीजोगैमी। अब हम देखेंगे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन टू द एम्ब्रियो सैक। अब कहाँ से एंटर कर रहा है वो तो हमने देख लिया, अब एंट्री देखेंगे, उसके बाद क्या क्या इवेंट होंगे वो देखेंगे। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ द एंट्री इनटू द ओब्यूल द पॉलन ट्यूब ऑलवेज एंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू द माइक्रोपाइलर रीजन। जो एंट्री का प्लेस है उसको उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसके इर्रेस्पेक्टिव जो पॉलन ट्यूब है वो हमेशा एंटर करती है माइक्रोपाइलर रीजन से। वो एंटर कहीं से भी करे, लेकिन ओब्यूल में जो एम्ब्रियो सैक है उसमें एंट्री माइक्रोपाइलर रीजन से ही होगी। ओब्यूल में कहीं से भी एंटर करता है, चाहे चलाजा से, चाहे इंटेगुमेंट से, चाहे माइक्रोपाइल से, लेकिन जो एम्ब्रियो सैक है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको माइक्रोपाइल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। इट में एंटर द एम्ब्रियो सैक बाय वन ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। ये इनमें से किसी एक रूट्स में जा सकती है। बिटवीन द एग सेल एंड वन ऑफ द सिनर्जिड्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग द लेटर। एग सेल है और सिनर्जिड्स हैं, उनके बीच से निकल के और सिनर्जिड्स को डिस्ट्रॉय किए बिना जा सकती है ये पॉलन ट्यूब। बिटवीन द बॉल ऑफ द एम्ब्रियो सैक एंड वन और बोथ द सिनर्जिड्स। जो एम्ब्रियो सैक की बॉल है उसके बीच से और किसी भी सिनर्जिड वन
ऑफ वन और बोथ, मतलब एक या दोनों सिनर्जिड्स में से निकल के, बिटवीन द टू सिनर्जिड्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग आइदर ऑफ देम, दो सिनर्जिड्स हैं उनमें, उनके बीच से और उनमें से किसी एक को भी डिस्ट्रॉय किए बिना, और डायरेक्टली पेनिट्रेट्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स, और सिनर्जिड्स को पेनिट्रेट करके भी जा सकती है। अब मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स टुवर्ड्स द एग एंड पोलर न्यूक्लियाई। अब पोलन ट्यूब आ चुकी है एम्ब्रियो सैक में, और आके क्या होगा, मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज कर देगी एम्ब्रियो सैक में। उसके बाद अगला इवेंट हम देखेंगे, जो स्पर्म्स हैं उनका मूवमेंट किस तरह से होगा एग और पोलर न्यूक्लियाई की तरफ। एग और पोलर न्यूक्लियाई को ही तो फर्टिलाइज फ्यूज करना है। उसके बाद जो इवेंट्स होंगे सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन के, वो हम देखेंगे। Contents of the pollen tube are released in one of the synergids, and as the egg cell and synergids are in close contact, sperms do not have to travel long. जो pollen tube के contents हैं वो रिलीज कर जाते हैं synergid में, और egg cell synergid के पास होता है, तो sperm को ज़्यादा लॉन्ग ट्रेवल नहीं करना पड़ता, वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। Although the fertilization is basically the fusion of male and female gametes, the pollen tube never directly enters the egg cell. वैसे तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, लेकिन पोलन ट्यूब कभी भी डायरेक्टली एंटर नहीं करती है एग सेल में, वो सिनर्जिड की हेल्प से इस तरह से एंटर करती है। जो हमने ऊपर देखे थे काफ़ी सारे रूट्स, 3 से 4 रूट्स, उनकी हेल्प से एंटर करती है। इन सब एम्ब्रियो सैक्स वेयर सिनर्जिड्स आर एब्सेंट, एग्जाम्पल प्लूमबैगो, द पोलन ट्यूब पेनिट्रेट्स द एम्ब्रियो सैक इन बिटवीन द बॉल ऑफ द एम्ब्रियो सैक एंड सेल। तो जिन सेल्स में, जिन एम्ब्रियो सैक में सिनर्जिड्स एब्सेंट होते हैं, वहाँ पे किस तरह से पेनिट्रेट करती है पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक और जो एग सेल की बॉल होती है उनके बीच में। एम्ब्रियो सैक की बॉल और एग सेल के बीच से पेनिट्रेट करती है एम्ब्रियो सैक में। द स्पर्म शो अमीबॉइड मूवमेंट, स्पर्म्स अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। वन ऑफ द मेल गैमेट्स मूव्स टुवर्ड द एग एंड अदर टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई। जो दो मेल गैमेट्स होते हैं उनमें एक किधर जाता है, एग की तरफ, और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई की तरफ। अब इसके बाद होगा फ्यूजन, गैमेट सीक्रेट हो गए, पोलन ट्यूब आ गई एम्ब्रियो सैक में, अब फ्यूजन होगा। तो यही होता है फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द मेल गैमेट्स विद द एग इज नोन एज सिनगेमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन किसको बोला जाता है, जो मेल गैमेट है एक और एग सेल है उसका फ्यूजन, एग और मेल गैमेट, उसको बोला जाएगा सिनगेमी। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट, और ये एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि जो एग सेल होगा वो हैप्लॉयड होगा और मेल गैमेट होगा वो हैप्लॉयड होगा, तो जो हैप्लॉयड हैप्लॉयड मिलके क्या बना लेंगे, डिप्लॉयड। द यूनियन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट with the polar nuclei results in the formation of primary endosperm cell and constitutes double fertilization. प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल किसके यूनियन से बनेगा, किसके फ्यूजन से बनेगा, जो सेकेंड मेल गैमेट जो बच चुका है उसके फ्यूजन से, और पोलर न्यूक्लियाई प्लस सेकेंड मेल गैमेट इक्वल टू प्राइमरी एंडोस्पर्म, और इस इवेंट को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। As most of the embryo sacs have 2 polar nuclei, double fertilization involves fusion of 3 nuclei, that is triple fusion. और इसी इवेंट को ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे, मतलब मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियो सेक्स में जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो 2 होते हैं, और डबल फर्टिलाइजेशन 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन करवाता है, उसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। तो अब हम इसको समराइज करके लिख सकते हैं, एग प्लस 1 मेल गैमेट, और ये क्या बनाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट, और इस इवेंट को क्या बोला जाता है, सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन। और जो सेकंड फ्यूजन है वो क्या है, पोलर न्यूक्लियाई प्लस सेकेंड मेल गैमेट, और ये क्या बना लेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म बना लेगा ये। और उस इवेंट को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाएगा ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे क्या है,
पोलर न्यूक्लियाई और सेकंड मेल गैमेट। तो ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन। तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ तक आपका ऑलमोस्ट यूनिट कंप्लीट होने वाली है। 1 या 2 लेक्चर होंगे मुश्किल से, तो मोस्टली यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना। सेकेंड सेमेस्टर का जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और अगर आपने वो यूनिट्स नहीं देखी हैं, आप फर्स्ट टाइम यही यूनिट देख रहे हैं, तो चैनल पे अवेलेबल प्लेलिस्ट है, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और कमेंट करके ये भी बताना अपना फीडबैक कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।